वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक का एक्सरसाइज 4 कृषि की थ्योरी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। आप इसका पहले पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आ सके। अब हम इसे शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में चावल की फसल के बारे में जाना था, रबी फसल के बारे में, खरीफ फसल के बारे में और जायद फसल के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल के बारे में कि गेहूं जो है वो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरण 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब गेहूं को हम रबी फसल की कैटेगरी में रखते हैं और यह क्या है तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली आपको पता है क्या है, चावल है। गेहूं को उगाने के लिए जो है शीत ऋतु की आवश्यकता होती है और खिली धूप भी की भी आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए किन जगहों पर जो है जहाँ पे गेहूं हमें उगाना वहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर होनी जो है वर्षा आवश्यक है। अगर नहीं होगी तो वहाँ पे गेहूं की खेती जो है वो संभव नहीं होगी। तो गेहूं जो है वो आपको उत्तर पश्चिम भागों में उगाए जाते हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम दोनों भागों में। उसके बाद है इसमें गेहूं में उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान है। गंगा यानी कि अगर आप बिहार की भी बात करते हैं तो गंगा के निकट जो निकटवर्ती मैदान है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि जलोढ़ वगैरह। तो उन जगहों पर ये आसानी से उगाई जा सकती हैं गेहूं। दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मतलब गेहूं उगाने वाले जो राज्य हैं उनमें क्या है तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान है। इन भागों में जो है गेहूं मुख्य रूप से की जाती मतलब गेहूं की खेती जो मुख्य रूप से की जाती है, जहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वो होनी आवश्यक होती है। मोटे अनाज क्या होते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हमने पहली के बारे में जाना कि पहली चावल है, दूसरी है गेहूं और तीसरी जो है वो ज्वार है। इसे हम मोटे अनाज की श्रेणी में रखते हैं। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो मोटे अनाज के बारे में कौन कौन सी चीज़ें आती है अगर आपसे पूछा जाए कि मोटे अनाज क्या होते हैं तो ज्वार, बाजरा और रागी ये भारत में मोटे अनाज के रूप में उगाया जाता है, जिस तरीके से चावल और गेहूं की खेती होती है। और ये जो है तीसरा पोषक तत्व मतलब तीसरा जो है यह खाद्यान्न है भारत का सबसे बड़ा। इसके अलावा इसमें जो है रागी भी होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता है तो लोहा है, आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म और भूसी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोटे अनाज के रूप में। इसमें क्या होता है कि आर्द्र क्षेत्रों में जब यह उगाया जाता है तो सिंचाई की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और यह जो है आपको कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं तो आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाए जाते हैं। बाजरा बाजरा जो है यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा ज़्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में उगाया जाता है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, जहाँ पे सूखे भाग होते हैं वहाँ पे यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे बाजरा जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है। यह जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में उगाई जाती है। और रागी के लिए फेमस क्या है कि उसमें जो है शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद आएंगे मक्का पे। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह मुख्य फसल है। इसे भी हम खरीफ फसल की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे आप चित्र देखते हुए चले कि ये जो है गेहूं की खेती इस तरीके से होती है, बाजरे की खेती इस तरीके से होती है। उसके बाद आगे है ये एक मैप दिया गया है जहाँ पे आप गेहूं का वितरण समझ सकते हैं कि प्रमुख क्षेत्र जो है वो आपको गाढ़े रंग से है और जो गौण क्षेत्र है वो हल्के रंग से है। तो यहाँ हम देखते हुए चलेंगे कि जो प्रमुख क्षेत्र है गेहूं में वो कौन कौन से है। पहले प्रमुख क्षेत्र वाले को देख लें। आप भारत का मैप याद रखें तो आपको आसानी से लगेगा कि इन जगहों पर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। भारत में बहुत सारी जगह है जहाँ पे गाढ़े रंग से मतलब जो स्केच किया गया उन जगहों पर जो है गेहूं ज़्यादा उगती है, जिसमें कि राजस्थान, बिहार, उसके बाद पंजाब, इन जगहों पर जो है गेहूं मुख्य रूप से ज़्यादा उगाई जाती है। कुछ कुछ ऐसे स्थान है जहाँ से 50 से 75 सेंटीमीटर में कम वर्षा होती है। उन जगहों पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है गेहूं उगाए जाते हैं। जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे हल्के रंग से जो चित्र ड्रॉ किया गया उससे गौण क्षेत्र गेहूं के संबंध में।
लिखा गया है। ये था गेहूं का वितरण। आगे है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार में कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे कि उच्च पैदावार वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख राज्य उत्पादक हैं। यहाँ पे देखिए मक्के की खेती का एक दृश्य दिया हुआ है कि किस तरीके से महिलाएं जो वो लगी हुई हैं। जानेंगे हम, अब हमने अनाज के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे दालों के बारे में। दालें जो हैं, भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। मतलब दाल के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो भारत है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे महत्वपूर्ण, अधिक प्रोटीनदायक होती है। तो दाल जो है वो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें दाल में कौन कौन सी दाल ऐसे हैं जो भारत में उगाई जाती हैं? तो तूर यानी कि अरहर की दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, मटर और चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी फसल में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अगर हम दाल की बात करते हैं तो दालों के विषय में जानेंगे तो हमने जाना कि भारत जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश है। मतलब किसके मामले में? दालों के मामले में। यहाँ पे बहुत सारी दालें जो हैं वो उगाई जाती हैं, जिसमें कि अरहर है, मसूर है, उसके बाद मूंग है, फिर उड़द है। ये सारी ऐसी दालें हैं जो भारत में मुख्य रूप से इनकी खेती की जाती है। उसके अलावा जो है आपसे पूछा गया कि कौन सी दालों को आप, मतलब भारत में जितनी भी दालें हैं उनको आप किस कैटेगरी में बांट सकते हैं? तो हमने अभी ही कुछ समय पहले पढ़ा है रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में। आप उनको ध्यान से सुने, आप आसानी से दालों को जो है वो छांट सकते हैं। दालों में एक मुख्य विशेषता क्या पाई जाती है कि इसमें नाइट्रोजन, मतलब जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी के आधार पर जो है मतलब दालें जो वो तैयार होती है। नाइट्रोजन क्या होता है इसमें, मतलब अलग से ही है उसके जड़ की गांठों में जो है कुछ, मान लीजिए कि इस तरीके से दाल की जड़ें हैं तो उसके अंदर जो है इस तरीके से नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन तो बहुत सारी जितनी भी दालें हैं उन सब में, उनकी जड़ों में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है गांठों के रूप में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मतलब जो दलहन पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? तो गांठ। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन जो पेड़ पौधों को देते हैं, बदले में उनसे जो है जैसे कि भोजन तैयार किया गया पत्तियों के द्वारा, तो उनसे ये भोजन ग्रहण करते हैं, बदले में उन्हें नाइट्रोजन पहुंचाते हैं। बस अरहर की दाल को छोड़कर बाकी सारी दालों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। दाल के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है दाल के प्रमुख राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्यान्न फसल, गन्ना जो है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। गन्ने के रूप में एक खास बात क्या है कि ये 1 साल में मतलब तैयार होता है और कम वर्षा वाले प्रदेशों में भी इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद है इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद जो है भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन जगहों पर जो है गन्ना की खेती मुख्य रूप से की जाती है और गन्ने को उगाने के बाद जो इनसे बहुत सारी चीज़ें तैयार होती है, जिसके विषय में हमने जाना कि चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के मुख्य रूप से गन्ना काम आता है। इसलिए गन्ना की जो खेती होती है वो बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, क्योंकि भारत में भी चीनी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा और भारत से बाहर भी, इसलिए गन्ने की खेती जो है वो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा विस्तारित क्षेत्रों में की जाती है। ये गन्ने की खेती का एक दृश्य यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है, चलिए आगे बढ़ते तिलहन के बारे में। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश बन गया। मतलब 2016 ईस्वी के बाद जो है भारत को भी चीन के बाद जो है दूसरा स्थान मिला है तिलहन के क्षेत्रों में। सन 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान है और देश में कुल बोए गए क्षेत्रों के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसल है। तिलहन फसल कहने का अर्थ है जिससे आप मतलब तेल निकाल सकते हैं, उन फसलों को हम तिलहन फसल की श्रेणी में रखते हैं। तो तेल निकाले जाने वाले फसल आपको वैसे भी पता है, और अगर भारत में इसकी बात करते हैं तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी ये सारी ऐसी चीज़ें जिनसे तेल निकाला जाता है, इसलिए इनको तिलहन फसल कहा जाता है। इनमें से अधिकतर खाद और खाना बनाने के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है।
परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार सामान और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साबुन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें गमक के लिए या फिर मॉइस्चर के लिए भी बहुत सारी चीज़ों में तेल डाला जाता है। तो उनमें बादाम का या फिर सरसों या फिर बहुत सारे सूरजमुखी या फिर आप किसी भी ऐसे तिलहन चीज़ों की बात कर लीजिए जो मतलब परफ्यूम के रूप में इस्तेमाल होते हैं, गमक के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो साबुन में कच्चे माल के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो खाने पीने के अलावा जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन तिलहन चीज़ों का प्रयोग जो है वो होता है। मूंगफली जो है वो खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों में कुछ उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोए जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ बोई जाती हैं। तो मूंगफली के लिए गुजरात फेमस है। उसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी मूंगफली के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उत्पादक कर रहा है। 2016-17 की बात करते हैं तो अलसी और सरसों को रबी की फसल के रूप में रखा गया है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। दक्षिण भारत में भी रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल जो है वो ऋतु में बोए जाते हैं। अरंडी को जो है हम खरीफ फसल में भी खरीफ ऋतु में भी बो सकते हैं और रबी फसल दोनों के रूप में बो सकते हैं। तो अरंडी हम खरीफ और रबी दोनों में बोए जा सकते हैं। आप ये क्वेश्चन याद रखिए, आपको पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए जिसे हम देखते हुए चलेंगे। मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। यहाँ पे देखिए किसान जो है वो मूंगफली को पकड़ा हुआ है, ये सूरजमुखी है और ये फिर सरसों है। उसके आगे है यहाँ पे चाय की कृषि दी गई है। यहाँ पे देखिए चाय की पत्ती को चुन रही महिलाएं हैं। अब हम आगे चाय के बारे में जानेंगे। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है जिसकी शुरुआत अंग्रेज भारत में आए थे तब से यह की जाती है। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास अथवा ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उखाड़ने के लिए वर्ष भर कोशन, नम और पाल हरित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर सामान्य रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में पहाड़ी तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन में दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया। तो अगर हम चाय की बात करते हैं तो चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे भारत में समझ लीजिए कि 75% लोग तो जरूर ही पसंद करते होंगे। तो चाय एक मुख्य कृषि के रूप में है भारत में, जो कि भारत दूसरे नंबर पर आता है विश्व में। पहले नंबर पे चीन है। चाय की जो खेती है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों में ही चाय की खेती को ज़्यादातर उगाया जाता है। यहाँ पे जो है उस जगह पर जलवायु, ह्यूमस और जो मिट्टी होती है गहरी रंग की, वो इसके लिए उपयुक्त होती है। उसके अलावा चाय की झाड़ी को उगाने के लिए कैसा मतलब सीजन चाहिए, तो कोसन, नम और पाल हरित चाहिए। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा। मतलब यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा अत्यधिक नहीं पड़नी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ठंडे वाले इलाकों में की जाएगी तो ठंड वाले इलाके जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, वहाँ पे चाय की खेती की जा सकती है। जलपाईगुड़ी और पहाड़ी क्षेत्र में तमिलनाडु और केरल है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, मेघालय है, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा है। आप इन राज्यों की अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे क्या है, पहाड़ी ही क्षेत्र हैं। उसके अलावा कॉफ़ी, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। और चाय के बारे में एक विशेष बात जानने लायक क्या है कि जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे तब जाकर जो है मतलब चाय का विकास यहाँ पे संभव हो पाया था। उस समय, उससे पहले तक ज़्यादातर लोग चाय नहीं पीते थे। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। आज इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी जो है वो कहाँ कहाँ होती है, तो कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में होती है। भारत में जो है कॉफ़ी की गुणवत्ता मतलब अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी यहाँ पे मिलते हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो है भारत में पैदा की जाती है। और भारत में कॉफ़ी आया कहाँ से था, तो यमन से भारत मतलब आया था कॉफ़ी। बागवानी फसलें, सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। भारतीय फल जिनमें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर, चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय
के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश के जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। अगर हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो भारत में फलों की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। 2016 के बाद जो है भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा है चीन के बाद फल और सब्जियों के मामले में अगर हम बात करते हैं तो। आपको भी पता है कि बहुत सारे जो ऐसे फल होते हैं वो कहाँ से आते हैं। अगर हम सेब की बात करते हैं तो वो ठंड वाले इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। आप इस तरीके से कैटेगरी बना के अगर छांटिएगा तो आपको याद भी रहेगा। जो ठंड वाले प्रदेश हैं वहाँ पे ज़्यादातर सेब मिलते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर सेब, नाशपाती और खुबानी अखरोट मिलते हैं। उसके अलावा हम अगर बात करते हैं लीची की तो वो मुजफ्फरपुर में फेमस है। मेघालय में अनानास फेमस है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर फेमस है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का आम फेमस है। नागपुर और चेरापूंजी का जो है वो संतरा फेमस है। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची प्रसिद्ध है। ये सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे भारतीय फल और सब्जियों की खेती मुख्य रूप से होती है, जिसमें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार, मिजोरम, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे फल और सब्जियों की खेती जो है मुख्य रूप से की जाती है। ये फल जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत में तो है ही, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में ये फल जो है इनका व्यापार व्यवसाय होता है। यहाँ पे देखिए अखरोट, सेब और अनार की खेती के बारे में एक चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं आसानी से। ये अनार है, ये अखरोट है और ये सेब की खेती की जा रही है। आगे है भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। मतलब भारत में मटर उगाई जाती है, फूल गोभी उगाया जाता है, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन ये और आलू, ये पूरा फेमस है पूरी दुनिया में। उसके बाद है जो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे पहले एक चित्र देख लेते हैं कि सब्जियों की कृषि है। मटर, फूल, टमाटर और बैंगन का अलग अलग जो है वो आपको इमेज दिया गया है। अब जानेंगे अखाद्य फसलें क्या होती हैं, जिसमें खाद नहीं होता है, मतलब जो खाने लायक नहीं होती है। खाद मतलब खाने वाला, अखाद मतलब नहीं खाने वाला। तो रबर भूमध्य क्षेत्रों की फसल है। विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। रबर को उगाने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो रबर के बारे में हमने जाना कि यह कहाँ पे उगता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, 25 डिग्री सेल्सियस में इसे तापमान चाहिए और नम्र आर्द्र वाला जलवायु भी चाहिए। यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। रबर का प्रयोग जो हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। आप खुद बताएं कि रबर से किन किन चीज़ें बनाई जाती हैं, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिससे जो रबर से बनती हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। रेशेदार फसल क्या होते हैं, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाए जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसल है। इसमें रेशा होता है इसलिए इसे रेशेदार बोलते हैं। कपास यानी कि रुई, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये सारी की सारी रेशेदार फसल है। और यह जो है ये 4 प्रकार की होती हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने में प्राप्त होती है। चौथा रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के कीट को हम रेशम के कीड़ों से प्राप्त करते हैं। अगर हम रेशम के कीट के बारे में जानेंगे तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी है कि इसकी खोज कैसे की गई थी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि बात इंग्लैंड की है, जहाँ पे मतलब ठंड का सीजन था और वहाँ पे महारानी जो है वो बैठकर एक पेड़ के नीचे, मलबरी का शायद वृक्ष होगा, मलबरी पेड़ है जिस पर रेशम के कीटों की खेती की जाती है। तो उस पर कुछ रेशम के कीड़े थे, तो वहाँ पे वो बैठ के कॉफ़ी बड़े से मग में पी रही थी। तो वो उसके गर्म भाप के कारण जो है वो ऊपर की ओर भाप गया और मलबरी के पेड़ से जो रेशम का कीट है वो उनकी कॉफ़ी के मतलब मग में जाके गिरा। तो उन्होंने क्या देखा कि वो गर्म में जाने के बाद फूल जाता है। तो फूलने के बाद उससे जो मतलब उसको निकाला गया तो उससे रेशम के धागे जो है वो निकल रहे थे। तो इस तरीके से मतलब सोचा गया कि एक आइडिया के जरिए पता चला कि रेशम के कीट जो है उनसे मतलब रेशम के कीट से रेशम तैयार किया जा सकता है। उसके पीछे ये एक कहानी थी छोटी सी जो कि बहुत फेमस है रेशम के बारे में। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2016 के बाद दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें महाराष्ट्र बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में कपास की खेती मुख्य रूप से बहुत ज्यादा की जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है, तभी कपास की खेती की जा सकती है। यह खरीफ की फसल है। कपास को खरीफ की फसल कहते हैं। ये देखिए कपास की कृषि के बारे में दिया गया है यहाँ पे। यह पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है। जूट को हम सुनहरा रेशा बोलते हैं। जूट फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है।
यहाँ हर वर्ष बाढ़ के आ जाने से मिट्टी जमा हो जाती है और इससे बढ़ने से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम, ओडिशा, मेघालय जूट के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरी, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे बनाने में किया जाता है। गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तु बनाने में भी किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग जो है वो कम हो रही है। मतलब हमने कपास के बारे में तो जाना कि उससे कपड़े तैयार होते हैं, उसको किस तरीके से तैयार करते हैं। जूट के बारे में किसे गोल्डन रेशा बोलते हैं, मतलब ये गोल्डन कलर का होता है जिससे रस्सी बनती है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं। रस्सी तैयार करते हैं, फिर आपको डोरमेट हो गया, दौरी वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चटाई वगैरह हो गया, उनसे तैयार की जाती है। लेकिन आजकल प्लास्टिक की मांगों को देखते हुए जो है जूट में कमी आ गई है, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग जो है वो होता है, लेकिन नायलॉन वगैरह से जो है इसका प्रयोग कम होता है। ये ऐसे जगह पे तैयार की जाती है जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा मतलब आता है, वहाँ पे बाढ़ के जाने का जो मिट्टी जम जाती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। वही मिट्टी में जो है जूट जो है वो तैयार किया जाता है। जूट में जो क्षेत्र आते हैं वो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय हैं जहाँ पे जूट जो है वो तैयार किया जाता है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में जानेंगे। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार करके मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार होने के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसका चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने ही, परंतु इससे लागू करने में ढील दी गई। 1960-70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए बीमा, फसल के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना जो है वो सम्मिलित है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PASI की शुरुआत की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन और किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। बिचौलियों को दलालों के शोषण से बचाने के लिए किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता और मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार जो है वो घोषणा करती है। इसके बारे में चलिए हम पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जिस समय मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय अगर हम भारत की बात करते हैं 1947 के करीब, तो उस समय भारत में कृषि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लोग 90% कृषि पर निर्भर थे, लेकिन अगर अन्य देशों की बात करें तो भारत में कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी थी। यहाँ पे उस समय तक हरित क्रांति आई थी, लेकिन मतलब बहुत सारे लोगों में इसकी जानकारी नहीं थी। किसानों को किस तरीके से खेती किया जाता है, भूमि को कितना वर्ष छोड़ा जाता है, न तो कोई मशीनी मतलब सुविधा थी यहाँ पे। तो कृषि के क्षेत्र में भारत अत्यंत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है भारत में बहुत ज़्यादा कृषि में सुधार कर लिया गया। अभी भारत में 60% जो किसान है वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि की स्थिति को सुधारना एक मुख्य आवश्यक कार्य है। इसलिए सरकार अब बहुत सारे योजनाएं जो है वो किसान के लिए बनाने लगी। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। किसानों का अपना एक खाता होता है, वहाँ पे जो है किसानों के लिए जो है वो पैसे दिए जाते हैं उन्हें उत्तम किस्म की बीज खरीदने, ट्रैक्टर या फिर अन्य कोई जो हल वगैरह है वो खरीदने। सरकार उनसे जो उनके अन्न है उनको लेकर, खरीद कर अच्छे दामों पर बेचकर जो है उन्हें फ़ायदा मतलब पहुंचाती है। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी सुधार है जो अब कृषि में आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी आना बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि अन्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कृषि के मुकाबले जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी है। इस कारण जो है कृषि में थोड़ा सा पिछड़ापन जरूर है, लेकिन अगर इसमें सुधार कर लिया गया तो जो है मतलब अन्य देशों की भांति भी यहाँ पे भी जो है कृषि व्यवस्था में सुधार हो सकता है और मतलब स्थिति जो है कृषि की वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी नहीं है। भूदान, ग्रामदान के बारे में जानेंगे।
महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उन्हें एक सत्याग्रह में सबसे निष्ठान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनका गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उन्हें देश के लोगों तक पहुंचने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की थी। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश पहुंचे तो एक पुचमल्ली गांव में बोल रहे थे कि कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उन्हें तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत में सरकार से बात करके उन्हें जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की और भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। जमींदारों ने अपने गांव के जो मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की भी पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन की रक्तहीन क्रांति का भी नाम दे दिया गया। हम जानेंगे भूदान ग्रामदान आंदोलन के बारे में, जिसे रक्तहीन क्रांति कहा गया इस क्षेत्र में, और विनोबा भावे का मुख्य रूप से योगदान। इसके पीछे क्या कहानी है? तो जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे उस समय जो मतलब भूमि ही एक ऐसा स्रोत था जो कर के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब राजा भी थे, वो भी भूमि कर लेते थे। और जब किसान ये अंग्रेज आए आपको 19 सेंचुरी में, तो उन्होंने भी हम किसानों से बहुत ज़्यादा कर लिया। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। उन्हें बाढ़ वगैरह या ये क्या कहते हैं भूकंप वगैरह में भी कोई भी किसी भी तरीके से उन्हें जो है उन्हें सहायता नहीं दी जाती थी। इस तरीके से उन्हें कर बहुत ज़्यादा लिया जाता था और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। विनोबा भावे ने और महात्मा गांधी ने मिलकर बहुत सारे किसानों की समस्याओं को दूर किया, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह वगैरह हो गया। और भी महात्मा गांधी क्या करते थे, भारत में बहुत सारे जगहों पर लोगों से जा कर मिला करते थे, किसानों की जो समस्या उनको सुना करते थे, उसके बाद उन्हें दूर किया करते थे। उसी के संदर्भ में भूदान ग्रामदान योजना है, जिसे विनोबा भावे लाए थे। उन्होंने यहाँ जब किसानों की समस्याओं को सुना तो किसानों की समस्याओं को देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उन्होंने सरकार से बोला और किसानों की स्थिति के बारे में बताया कि किसान को किस तरीके से अपनी समस्या को झेलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें गाँव को दान देना शुरू किया। जब वे गाँव को दान देने लगे तो उस पर किसान जो है वो खेती किया करते थे और यही जो प्रक्रिया है वो भूदान के नाम से जानी गई और ग्रामदान के नाम से जानी गई। आज आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जैसे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या फिर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर लोग जो हैं वो किसानों को क्या करते हैं तो गाँव दान में दिया करते हैं, उस पर वे खेती करते हैं और अपना भरण पोषण जो है वो किया करते हैं। आज जो है यह भूदान और ग्रामदान जो है वो आपको जो है रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन के क्षेत्र में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भारत में बहुत सारी जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात जो है वो 1951 से घटने लगा था और 1011 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का भी साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता तथा अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि के किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने उसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। उसके बाद है तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि पिछले सालों में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है और परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार और अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा है। अगर हम आगे देखते हैं कि कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ा रासायनिक उर्वरकों पर सहायक कम करने से उत्पादन लागत बढ़ी है। इसके अतिरिक्त जो है कृषि उत्पादन पर आयात कर घटाने से भी कृषि में हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि के पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कृषि में रोजगार घट रहा है। अगर हम बात करते हैं कृषि की भारत में, तो इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले जो किसानों से बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था, उसके कारण जो है किसानों की स्थिति तो दयनीय थी ही, और बहुत सारे किसान जो उन्हें गरीबी रेखा से झेलना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं या कुछ ऐसा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, तो उन्हें सरकार सहायता तो देती है, लेकिन अगर हमें कृषि की स्थिति को सुधारना है तो हमें मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा, मिट्टी की जांच करनी पड़ेगी, बीजों की जांच करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है कृषि की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। कि मौसम विभाग के द्वारा यह बताया जाएगा कि किस समय जो है किस चीज़ की खेती जो है वो करनी आवश्यक होगी। मौसम के अनुसार अगर हम खेती करते हैं
तो इसमें विकास भी जो है वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। हमने देखा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं तो अब बहुत ज़्यादा इसमें कमी भी आते जा रही है पहले के मुकाबले में, तो इससे सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे कृषि के बारे में 2013-14 में 4.2 था, 2014-15 में 0.2 और 2015-16 में 1.1। तो ये जीडीपी लगातार अगर कम होगा तो देश का विकास जो है वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। उद्योग में 5.0 है, 2014-15 में 5.9 है और 2015-16 में उद्योग में जो बढ़ोतरी हुई है। सेवाओं में 7.8 है, 2013-14 में, 2014-15 में 10.3 है, 2015-16 में 9.2 और सकल घरेलू उत्पाद सबको जोड़कर 6.6, 7.2 और 7.6 है। ये जो आंकड़े हैं ये अंतरिम आंकड़े हैं 2016 के आधार पर भी, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इसमें कमी आ गई है जीडीपी के क्षेत्रों में। तो अगर कृषि क्षेत्रों में हमें सुधार करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मौसम का, बीज का, मिट्टी की जांच करने का, उसे समय समय पर किस तरीके से काटा जाए, उसकी देखरेख की जाए, उसमें किस तरीके से खाद का प्रयोग किया जाए, कौन से खाद जो हैं वो इसके लिए हानिकारक नहीं होंगे कृषि के लिए और कौन से जो खाद हैं वो कृषि के लिए अच्छे होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखते हैं आगे वैश्वीकरण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण कोई घटना नहीं है, औपनिवेशिक काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले और भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इससे किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डाला जाने लगा था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट, मसाले मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भी भारतीय किसान विश्व विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है क्योंकि कृषि में को अत्यधिक सहायकी दी जाती थी। उसके बाद है आज भारतीय कृषि दौराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना और सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति को सुधारने पर जोर देना हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु आज यह विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशक जैसे कि कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसके लिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती हो रही है तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के लिए अधिक स्थान पर कीमत फसलें उगाई जानी चाहिए। इसके लिए आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण न्यूनीकरण में कमी आएगी। फल, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों में जट्रोफा और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमत फसलें उगाकर उपयोग किया जाता है। अगर हम भारत में वैश्वीकरण के रूप में जानेंगे तो जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, अंग्रेज की हम क्यों बात करें, हम पूरे यूरोपीय सभ्यता की बात करते हैं कि भारत शुरू से ही जो है काफ़ी ज़्यादा आकर्षक का केंद्र रहा है कृषि के मामले में। तो भारत में जो गरम मसाला है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, दूर दूर से व्यापारी आया जाया करते थे। लेकिन भारत को कभी भी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था क्योंकि जो व्यापारी होते थे वो सामानों को सही दाम पे नहीं बेचने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। तो वे मसाले खरीदने के लिए यहाँ पे आते थे, इसलिए व्यापार व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा फला फूला था उस समय तक, लेकिन फ़ायदा कम होता था भारतीय लोगों को। उसके अलावा जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने भी अपने फ़ायदे की दृष्टि से भारत का उपयोग बहुत ज़्यादा किया। मतलब भारत में जितने भी किसान थे उनके जो जो भी हाथ से बनी चीज़ें होती थी या फिर मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, उनको वो सस्ते दामों पर बाजार में बेचा करते थे और मुनाफा कमाते थे अधिक। मतलब भारतीय बाजारों में उसे क्या करते थे, सस्ते दामों पर खरीद कर इंग्लैंड में महंगे दामों पर बेचकर जो है फ़ायदा कमाते थे। इससे भारतीय किसानों को किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता था। धीरे धीरे जो है तकनीकी सुविधा आ जाने से बहुत सारी चीज़ें कृषि व्यवस्था में जुड़ती चली गई, जैसे कि हरित क्रांति
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे खाद वगैरह का प्रयोग कृषि में किया जाता था, वो चीज़ें खेती के लिए नुकसानदायक होने लगी। धीरे-धीरे जो है विश्व के तमाम देशों में खेती की बहुत सारी ऐसी विधियाँ थी, बहुत सारे उनके पास नॉलेज थे, लेकिन भारतीयों के पास ऐसे नॉलेज नहीं थे। तो भारत में बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी जो है कमी के कारण कृषि की स्थिति अत्यंत ही पिछड़ी हुई थी और इन्हें सुधारने का भी किसी ने प्रयास नहीं किया। मतलब जो भी आए विदेशी, वो भारत में आकर केवल अपने व्यापार व्यवसाय को ही देखते थे, अपना विस्तारित कर सकें, उसके लिए वो भारत को कोई फ़ायदा नहीं देते थे। तो यहाँ पे जो मतलब लोग थे, वो केमिकल वगैरह का भी ज़्यादा प्रयोग करने लगे, जिससे कृषि की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आज जो है ऑर्गेनिक खेती वगैरह जो होती है, जहाँ पे खेती में किस तरीके से कम रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जा सके और खेती को बेहतर बनाया सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मतलब इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स लोग हैं, जो इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि कृषि एक मतलब ऐसी स्थिति में अच्छी उत्पन्न की जा सके, जहाँ पे रासायनिक चीज़ों का कम प्रयोग किया जा सके और जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, उनका जो है अधिक प्रयोग किया जा सके। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।